चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब दे देंगे। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। किस क्लास के लिए हम पढ़ा रहे हैं? फॉर क्लास 10th। क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी एक है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसका फॉर्मूला, और साथ में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक सर्किट और कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सब कुछ कर लिया हमने। तो हमारा अब जो टॉपिक है दैट इज माई ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ क्या है हमारा, व्हाट इज ओम्स लॉ, और इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होगा भाई ओम्स लॉ? जानता है कोई तुम में से? तो बताइए जल्दी से, क्या होगा ओम्स लॉ? नहीं पता है? ध्यान से देखिए। सपोज करिए कोई कंडक्टर है, कोई भी मान लीजिए आप अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। कंडक्टर मतलब एक वायर, कंडक्टिंग वायर। और कंडक्टर कौन होते हैं? ये आपको पता है, जिसमें हीट का और करंट का फ्लो आसानी से हो जाए, दे आर कॉल्ड कंडक्टर। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, कंडक्टर है, और उस कंडक्टर को ना आपने बैटरी से कनेक्ट कर लिया। बैटरी मतलब एक वोल्टेज सोर्स। और ये वोल्टेज सोर्स मैंने कहा अगर हम ऐसे एरो लगा देते हैं तो कैसा वोल्टेज सोर्स होगा? वेरिएबल। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, जिसका वोल्टेज एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो सकता है। मतलब क्या है, आपको 1 वोल्ट की जरूरत है, आप 1 वोल्ट पे रखिए। आपको 2 वोल्ट की जरूरत है, आप 2 वोल्ट पे रखिए। आपको 3 वोल्ट की जरूरत है, आप 3 वोल्ट पे रखिए। और उसी तरीके से आप जितना चाहें उतना इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके की वोल्टेज आपकी है, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा हमारा, तो आपने देखा, और इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने यहां कनेक्ट कर लिया क्या, एमीटर। और आपका जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस आपने क्या कनेक्ट कर दिया, मतलब ये किस में लगाया है, पैरेलल में। और ये किस में लगाया है, सीरीज में। बता रखा है पहले से कि एमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। और वोल्ट मीटर विल मेजर वोल्टेज एंड एमीटर विल मेजर करंट, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां से करंट निकलेगा पॉजिटिव प्लेट से, या पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोड है सेल का, उससे करंट निकलेगा। और वो करंट किससे जाएगा, होते हुए एमीटर से। फिर उसके बाद किससे जाएगा, किससे जाएगा, होते हुए इस तरीके से जाएगा, है ना। तो इसमें ओम्स लॉ में क्या है कि जो करंट है आई, और जो वोल्टेज यहाँ आप मेजर कर रहे हो, या सोर्स की जो वोल्टेज है जिसको आप चेंज कर रहे हो वी, इनमें एक रिलेशन पाया गया। बाय द एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर इस तरीके से आपने एक सेटअप लगाया है और आप किसको चेंज करें, वोल्टेज को चेंज करें, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। तो आपने सीधा एक स्टेटमेंट लिख दिया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, कौन, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट व्हेन टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे, दो चीजें हैं, एक है क्या, टेम्परेचर, और एक है क्या, प्रेशर, या फिर स्ट्रेस या स्ट्रेन। ये कुछ वर्ड है। स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब सीधा याद रखें कि इसके जो आपने क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ भैया, क्या लिया है ये, कंडक्टर। अरे शुरुआत में नहीं बताया था कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक तरीके का कंडक्टर मतलब कंडक्टिंग वायर, एक वायर है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब है इसकी लेंथ बिल्कुल भी चेंज ना हो, लेंथ क्या रहे, सेम रहे, और साथ में इसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, है ना, या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये कांस्टेंट रखते हुए इट वाज फाउंड दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ रहे? इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने बता दिया, जितना आप यहां से क्या चेंज करते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो, उतना ही एमीटर में किसकी वैल्यू बढ़ जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लेके आएंगे, एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगा, R। तो इसी को बोला जाता है रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस। सिंबल क्या रहेगा, R। तो यहां से रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका,
आर इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, V बाई आई आपका, है ना। तो यहां से फॉर्मूला आ जाता है आइदर V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाई आई, वेयर R इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। किसका रेसिस्टेंस भाई, अरे किसका रेसिस्टेंस, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है ये, है ना R। तो ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस आपका रहेगा। तो आपकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट बताइए मुझे, यूनिट का मतलब, यूनिट क्या रहेगी, ऊपर क्या है वोल्टेज, तो क्या आएगा वोल्ट, नीचे क्या है करंट, तो क्या आएगा एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसको बोला जाता है क्या ओम। ओम्स लॉ है, इसलिए उसने रजिस्टर को किसमें दिया है, अपने ही नाम के साथ यूनिट में दिया हुआ है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी आपकी ओम, क्या होगी ओम। और ओम का सिंबल किस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो कैसे लिखा जाता है, अगर इसको लिखा जाए, अगर वैल्यू आपको दी हुई है तो इस तरीके से लिखा जाता है आर इज इक्वल टू 3 ओम, ये लिखा जाता है ऐसे। तो ऐसे कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब वो पर्टिकुलर क्या है रेसिस्टेंस है ओम में, जो कि आपका लिखा हुआ है, समझ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अभी अभी लिखा है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था, डेफिनेशन आप लिख भी देंगे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। और आप उस तरीके की फिगर बना के उसमें लिख भी देंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शनलिटी लिखिए या V इज इक्वल टू क्या लिखिए आई आर, और V इज इक्वल टू क्या लिखिए आर आई, ये सब एक ही है, तीनों लगभग लगभग एक ही है, बस उसमें प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम कांस्टेंट ले आए और उसको उसका नाम दे दिया, यूनिट्स दे दी आपको, है ना, सिंबल दे दिया। अब ध्यान से देखिए एक बात, अगर मैं इस वाली एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस, अगर मैं वाई वाली एक्सिस पे वोल्टेज लेता हूँ और आई वाली एक्सिस पे क्या लेता हूँ करंट। शुरुआत में देखिए जब आपने वोल्टेज को 0 रखा था तो क्या था, करंट भी एमीटर में कितना होगा 0, क्यों, जब तक आपने कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, कनेक्ट नहीं किया सर्किट में, जैसे यहाँ ये जो सर्किट हमने अभी अभी बनाया था, जब तक आप यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाओगे तो इसमें करंट कहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है वोल्टेज सोर्स का होना जरूरी है, कोई वोल्टेज डिफरेंस का होना जरूरी है। तो वोल्टेज डिफरेंस ही जब क्या है 0, तो करंट भी क्या होगा उस टाइम पे 0। तो उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद अगर आप वोल्टेज को क्या करते हो, क्या करते हो भाई बढ़ा करके V1, तो करंट कितना हो जाता है, वोल्टेज को V2 करते हैं तो करंट कितना हो जाता है I2। उसी तरीके से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे कौन बढ़ता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहां से देखिए, तो यहां से शुरुआत होगी, ये शोर ना करे कौन है, यहां से शुरुआत होगी उसकी 0 0 से, और बढ़ने का मतलब क्या है इस तरीके से बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से बढ़ेगा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ही यही होता है V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। देखो अगर इस तरीके से हो, याद रखना इस तरीके से रिलेशन होता कि V I के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता, या V अंडर रूट आई के प्रोपोर्शनल होता, है ना, या फिर V प्रोपोर्शनल होता I की पावर 3 के, तब बिल्कुल भी इस तरीके का ग्राफ ना आता, समझ रहे हो, तब ग्राफ अदर होता, दूसरे तरीके का ग्राफ आपका रहता, क्योंकि ये ग्राफ इसी जो ये रिलेशन है V और I के बीच का, इन्हीं के बीच खींचा हुआ है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कोई दो चीजें, जैसे A प्रोपोर्शनल टू B है, यानी A और B के बीच किस तरीके का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। ए का मतलब कौन है वोल्टेज और बी का मतलब कौन है करंट, तो वोल्टेज और करंट के बीच कैसा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये हमने खींच दिया स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब स्लोप, स्लोप का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसको बोलते हैं उसकी क्या स्लोप, है ना। तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे एम से, और एम क्या होता है V अपॉन आई, पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कहीं वोल्टेज और डिवाइड बाय कितना करंट, यहाँ पे स्लोप m है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग V बाई आई क्या है बिल्कुल एकदम से R, इसका मतलब ये स्लोप ही रेसिस्टेंस है, इसलिए V इज इक्वल टू क्या होगा
अगर आपसे बोल दे कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आप सीधा या 3 है 2 है या जो भी दे दे, तो इसका मतलब वो सीधा सीधा स्लोप की वैल्यू का मतलब सीधा सीधा किसकी वैल्यू है ना। आप याद रखिए, अगर ऐसा आपको देता है कहीं क्वेश्चन में कोई इस तरीके से, है ना, तो आपको इस तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम कर लेंगे उनको इजीली, है ना। ठीक है, तो ओम्स लॉ ये समझ में आ गया आपके, कर लेंगे आपके ओम्स लॉ क्या है, वी और आई का ग्राफ कैसा होता है, जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इस तरीके से पूछे बिल्कुल आपको तो वो कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, नया टॉपिक आपका है जो, नए टॉपिक में क्या है हमारा, नए टॉपिक में जो ये अभी अभी आपका रेसिस्टर या रेसिस्टेंस आया है, रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस जो आया है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। डिपेंड का मतलब समझते हो, डिपेंड का मतलब होता है अगर उस चीज को बदल दिया जाए तो ये भी बदल जाएगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें लिखा जाता है, जो हेडिंग आपकी रहेगी, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डिपेंड्स, ये है आपका, समझ रहे हैं आप, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। इसका मतलब सिंपल है, ध्यान से देखिए, मैंने अभी अभी जिसका रेसिस्टेंस निकाला वो एक क्या था, कंडक्टर, याद रखेंगे, कंडक्टर है तो कंडक्टर की एक फिक्स क्या है, लेंथ, उसका अपना क्या है, एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया, या एरिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ध्यान से देखिए, कौन से, इसी का तो रेसिस्टेंस निकाला था हमने, और इसको अगर आप कंप्लीट भी कर दे इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा ही लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं, आपको इसके बाद, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करें, इस रेसिस्टेंस की लेंथ बढ़ाएं, रेसिस्टेंस का मतलब है सीधा सीधा कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड दैट व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, जो किसी के साथ बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, अरे क्या बढ़ाया हमने, लेंथ बढ़ाई, तो क्या बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, है ना, लेंथ बढ़ाई रेसिस्टेंस बढ़ गया। रेसिस्टेंस का कैसे पता चल जाएगा, उस टाइम पे जब आपने लेंथ बढ़ाई उस टाइम पे वोल्टेज कितना है और करंट कितना है, उन दोनों का रेशियो क्या दे देगा, रेसिस्टेंस। पहली लेंथ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ और थी, और जैसे आपने लेंथ बढ़ाई रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ और आ रही है, मतलब सीधा दिख रहा है कि बढ़ रही है या घट रही है। तो प्रैक्टिकली पता चला कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है ना, लेंथ के साथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर आपने पहले, या जिस तरीके से आपको समझना है इस तरीके से समझिए, जैसे सपोज करिए 2 ओम है रेसिस्टेंस, जब लेंथ कितनी है 1 मीटर, जब लेंथ को कितना कर दे 2 मीटर, सपोज करो ये 2.5 ओम हो जाता है, तो सीधा आप क्या बोलोगे, आपने क्या बढ़ाया, अरे लेंथ कितना कर दिया आपने, 1 मीटर से 2 मीटर लेंथ कर दी ना, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, 2 से 2.5 हो गया, तो सिंपल है कि बढ़ गया। तो वही चीज आपको उसमें लिखनी है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो क्या हुआ हमारा, क्या बोला हमने फर्स्ट में, कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, जैसे आप लेंथ बढ़ाते हो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। उसी तरीके से आपका आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ए के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, जैसे एरिया बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ेगा, और इनवर्सली का मतलब अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ये घटेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो। बस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दो ही फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपका जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। इवन दो करता टेम्परेचर पे भी है, वो अलग से याद रखना आपको, कि टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ाए, कैपिटल टी है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाए तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इसको 1 मार्क्स में पूछा गया है।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अभी हमें यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं देखना, दो फैक्टर्स देखने हैं। एक फैक्टर कौन हुआ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कि इन दोनों का रेसिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो आपको दिख गया कि ये इफेक्ट होगा। और आपको लिखना है प्रॉपर क्या, जिस तरीके से हम लिखते हैं किसमें, डेरिवेशंस में, कि वी हैव ए कंडक्टर हुज लेंथ इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए वोल्टेज सोर्स वी इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर। फिर उसके बाद लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इट्स मीन क्या, एज वी आर इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, बिल्कुल एकदम से, कि आर क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन लिखने के बाद फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो इधर तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है आर, तो क्या होगी एल अपॉन ए। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए फिर से क्या लेके आना पड़ेगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा रो। रो क्या है, रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अभी के लिए क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, रो इज ए क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसका जो नाम दिया गया है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस नहीं है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसको बोला जाता है क्या, रेसिस्टिविटी। याद रखें आप इन नाम्स को, क्या नाम है ये, रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी। तो यहां से रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, दैट इज माई रेसिस्टिविटी रो। और रेसिस्टिविटी रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी पूछा जाता है। अगर आप मटेरियल को ही चेंज करते हो तो रेसिस्टिविटी बदलती है, अदरवाइज रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती। और अगर आपसे ये पूछे ना कोई कि अगर लेंथ को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब 2 टाइम्स कर दिया जाए लेंथ को, एरिया को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए a बाई 4, तो बताइए रेसिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ऐसा ना करें कि L की जगह 2L लिख दे और A की जगह a बाई 4 लिख दे और फिर निकाल दे कि इतने टाइम से जाएगी। नहीं, आपको डायरेक्ट बोलना है, चाहे आप लेंथ बढ़ा लो, चाहे आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा लो या घटा लो, आप रेसिस्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। रेसिस्टेंस के ऊपर पड़ता है लेंथ का भी इफेक्ट और किसका भी इफेक्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया का भी इफेक्ट, लेकिन रेसिस्टिविटी के ऊपर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। आप मटेरियल बदल दो, जैसे सपोज करिए पहले जो हमने अभी वायर लिया हुआ था ना, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर जो लिया हुआ था वो कॉपर का था आपका, बाद में आप इसको किसका ले ले, एल्यूमिनियम, उसके बाद उसको किसका ले ले, फेरिक, उसके बाद आप उसको किसका ले ले, नाइक्रोम। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मटेरियल बदल सकते हैं बार बार, है ना। तो मटेरियल बदलेंगे तो जो कॉपर होगा उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम होगा उसकी रेसिस्टिविटी अलग रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप मटेरियल बदल देते हो तो रेसिस्टिविटी बदल जाती है, अदरवाइज लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से रेसिस्टिविटी नहीं बदलती। अब आपको इसके बाद क्या है, जो रेसिस्टिविटी है ओम रो, उसकी यूनिट क्या रहेगी आपकी, यूनिट बताइए, फॉर्मूले से यूनिट निकाले आप, इधर उधर ना देखिए। कभी आप सोच रहे हो कि यूनिट निकालने के लिए कुछ और है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही फॉर्मूला ही है। तो क्या होगा, रो इजिकल टू कितना है, यहाँ आर है, आर का मतलब क्या होगा ओम, यहाँ एरिया है, एरिया का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या होता है मीटर। तो मीटर से मीटर गया, इसका मतलब रो की जो यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी, ओम मीटर। याद रखें आप, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होगी। और इसको ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट कितनी रहेगी, ओम मीटर आपकी रहती है। सिंबल क्या है इसका, रो। रो अगर आपको लिखना पड़ जाए तो रो क्या होता है, आर एच ओ, सिंबल किस तरीके से, रो, और यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। याद रखेंगे इन चीजों को, रह जाएंगी भी कि नहीं रह जाएंगी, तो आपको देखिए, और मैंने बता दिया इसी तरीके से दोनों चीजों का याद रखें आप, ये सिंबल भी। टेम्परेचर वाला बता रहा हूं मैं डायरेक्ट आपको, है ना, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। इसका मतलब ये हेडिंग क्या रहेगी,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, ऑन रेसिस्टेंस, एक तो रेसिस्टेंस के ऊपर या फिर दूसरा किसके ऊपर, रेसिस्टिविटी के ऊपर, दोनों के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा। देखो मैंने यहाँ टी का सिंबल लिखा, टी मतलब कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, और अप साइड एरो लगाया, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस के साथ भी मैं कैसा बढ़ता है, और सिमिलरली यहां जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टिविटी रो भी बढ़ती है, तो दोनों के ऊपर क्या है, सिमिलर इफेक्ट है। और ये किसके लिए है, याद रखना, केवल किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। अगर आपसे बोले ना इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में इसका उल्टा रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन रेसिस्टेंस कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखिए, रेसिस्टेंस आपके पास आ गया या रेसिस्टर आपके पास आ गया। जब इसी रेसिस्टेंस को, ये जो आर है ना आर, इसी रेसिस्टेंस को सर्किट में जोड़ते हैं हम, तो उसका सिंबल अलग है। सर्किट में जोड़ते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, अभी मेरी बात सुनिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल, पोटेंशियल पढ़ाया था आपको, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पोटेंशियल पढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया। उसको मैंने बोला कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और वी इज इक्वल टू क्या होता है 5 वोल्ट ऐसे, तो इसकी यूनिट क्या हुई, वो भी कैपिटल वी है, वोल्टेज या वोल्ट है ना, पोटेंशियल वोल्ट में है। तो अब क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स की बात आती है तो वो इस तरीके से जोड़ते हैं हम सर्किट में, जोड़ते हैं कि नहीं, यही तो होता है। इस पे ही तो लिखता हूं मैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है, इसका मतलब ये वही पोटेंशियल हुआ ना जिसके बारे में बात हुई थी पहले, डेफिनेशन वगैरह और आपके जो हमने फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे, वही सेम चीज हुई ना कि नहीं। तो अब जब रेसिस्टर हमने देखा, तो रेसिस्टर को जब सिंबल के तौर पे देखते हैं कैसा दिखता है, आर, जब उसकी यूनिट के तौर पे देखते हैं तो कैसा दिखता है, ओम, और जब उसको सर्किट में लगाते हैं तो इस तरीके का दिखेगा आपको। जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये रेसिस्टर आपका इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, क्या है भाई, हेडिंग क्या है आपकी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कि रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन क्या है, क्या होंगे भाई बताइए, कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या रहेंगे भाई, बिल्कुल दो तरीके के कॉम्बिनेशंस आपके रजिस्टर बनाते हैं। एक को बोला जाता है क्या, ए, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज, क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड वन क्या है आपका, बिल्कुल एकदम से बी आपका रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या रहेगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है यहाँ, किस तरीके से, पहले ए है, ए को डिस्कस कर लेते हैं। तो ए क्या रहेगा हमारा, क्या है ए हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बताइए फिर, सीरीज, बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से इसका आपका डेरिवेशन आएगा, अगर आ जाता है तो किस तरीके से इसको करना है, याद रखेंगे ध्यान से। देखिए हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, ये पहला रजिस्टर है इसलिए मैं इसको लिखूंगा R1। फिर एक मेरे पास दूसरा रजिस्टर है, मैं उसको लिखूंगा R2। फिर मेरे पास एक और रजिस्टर है, मैं उसको लिखूंगा, और इसी तरीके से मेरे पास n रजिस्टर हैं, तो मैं सबसे लास्ट वाले को क्या लिखूंगा, Rn, ठीक है, इस तरीके से लिख लें। तो मैं इसको यहां कनेक्ट कर देता हूं, एक लेग दूसरे की लेग से जुड़ गई, दूसरे की लेग तीसरे की लेग से जुड़ गई, और तीसरे की लेग ऐसी जुड़ते जुड़ते एन तक जोड़ दिए हमने। फिर जो पहले वाले की लेग फ्री थी फर्स्ट, और एन वाले की फ्री लेग थी लास्ट, उन दोनों को मिला करके किससे जोड़ दे, सीधा सीधा बैटरी से या वोल्टेज सोर्स से, है ना, बैटरी या आपका सेल से जोड़ दिया जाए, और कितने वोल्ट के, वी वोल्ट के। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं आपकी नहीं,
समझ आ रहा है आपको, है ना। अब ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, अगर यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर हैं तो आप ये 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं। n का मतलब क्या है, मोर देन 2 या 2, है ना। 2 3 4 5 6 जितने के लिए भी आपको करना है उन सब के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सीरीज में, और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रजिस्टर सीरीज में रखे हैं कि या ये पैरेलल में है आपके। तो इस तरीके से होंगे तो किस में होंगे, सीरीज में। तो 2 हो तो 2 दिखेंगे आपको ऐसे, 3 होंगे तो आपको 3 दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। याद रखिए फर्स्ट पॉइंट, जो करंट यहां से निकलेगा आई, है ना, वही सेम करंट यहां से जाएगा और वही सेम करंट यहां से, वही सेम करंट पूरे वायर में जाता रहेगा इस तरीके से, और जाते हुए वही एंटर करता है किसमें, माइनस प्लेट पे या माइनस इलेक्ट्रोड जो आपका है ना। अब आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट passing through the all resistors will be same, है ना। करंट passing through the all resistors will be same, ठीक है, हो जाएगा ये। एक पॉइंट हो गया पहला, और हमने दिखा भी दिया कि किस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर से एक ही करंट जा रहा है और वो सब रजिस्टर से पार करके जाएगा। दूसरा जो आप लिखते हैं, दूसरा लिखा जाता है, जो वोल्टेज सोर्स आपने लगाया है, कौन सा वोल्टेज सोर्स लगाया है, V वोल्ट का, वही तो लगाया V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, वो वोल्टेज ड्रॉप होगी, ड्रॉप का मतलब है बट जाएगी। तो वोल्टेज क्या करेगी, बट जाएगी, किस किस के हिस्से में आएगी, सब रजिस्टर्स के हिस्से में आएगी, लेकिन कहां से, वोल्टेज सोर्स से, है ना। तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज विल बी ड्रॉप किसके अक्रॉस, अक्रॉस दी ऑल रजिस्टर्स, जो आपकी वोल्टेज होगी। और वो कौन सी वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं भाई, जो वोल्टेज सोर्स आपने जोड़ा हुआ है, कौन से वाला, ये V, यहां से वोल्टेज इसके ऊपर कितनी आ जाएगी, V1, इसके ऊपर कितनी V2, और इसके ऊपर कितनी V3, और इसके ऊपर कितनी Vn, और वो जा कहां से रही है, यहीं से। इसका मतलब मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं भाई इसको, कि V इज इक्वल टू किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस में कितना Vn, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही तो हमने कहा कि ये जो वोल्टेज, सारी वोल्टेज जिस जो R1 R2 R3 के अक्रॉस आ रही हैं वो V से ही जा रही है, इसका मतलब उन सबका सम किसके बराबर है, V के बराबर है, ठीक है, ठीक है ना यहां तक। अब इसके बाद देखिए, पहले रजिस्टर के लिए आप बताइए क्या होगा, रजिस्टर फर्स्ट या फर्स्ट रजिस्टर, पहले रजिस्टर के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्या, फॉर फर्स्ट रजिस्टर अप्लाइंग, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब क्या है, ओम्स लॉ का मतलब है उस रजिस्टर के लिए वी आई और उसके आर का रिलेशन। भाई ओम्स लॉ लिख ले पहले, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू कितना आई आर, ये होता है। लेकिन हम किस रजिस्टर के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए, इसलिए आर की जगह कौन आएगा, R1, और उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, V1, तो इसलिए, और आई क्या है, सेम। आई तो चाहे आप कहीं भी देखो आई की वैल्यू क्या है, बट ही नहीं है, आई की वैल्यू पूरे सर्किट में क्या है, आई ही है, समझ रहे हैं। तो यहां से एक V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से किसके लिए भाई, फॉर सेकंड रजिस्टर, क्या आएगी सेकंड रजिस्टर के लिए, सेकंड रजिस्टर के लिए क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे आप, V2 इज इक्वल टू कितना IR2, IR2, इसका मतलब Vn क्या होगा बताइए, Vn IRN, यही होगा। ये सारी वैल्यूज यहां से उठा करके जितनी भी है किस में पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में। बताइए क्या आएगा, कहां है इक्वेशन फर्स्ट, ये रही। तो क्या करें हम, यहां से लिखेंगे आप ऐसे ही, क्या पुट लिखवाइए भाई,
ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगी बताइए, v इजिकल टू कितना, v1, v1 की जगह ही तो लिखेंगे आप, क्या लिखा हुआ है v1 की जगह, ir1, फिर उसके बाद ir2, फिर ir और प्लस में, तो सब में कॉमन क्या है, अरे सब में कॉमन क्या है, तो यहां पे क्या बचेगा, आई उधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आएगा यहां, v अपॉन आई इजिकल टू कितना, बिल्कुल एकदम से, और इसी को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए मेरी बात, ये जो सर्किट है ना, जो सर्किट हमने शुरुआत में बनाया था, हमने कहा कि मेरे पास एक रजिस्टर की वैल्यू ऐसी है जो इन सब की जगह अगर वो अकेला रजिस्टर लगा दिया जाए तो वो इन सब का काम कर सकता है अकेला, मतलब हमें तब R1, R2, R3, Rn n नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह एक सिंपल रजिस्टर क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो किसी भी सर्किट में अगर आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स की जगह एक अकेला रजिस्टर क्या करते हो, रिप्लेस करते हो, तो उसको उन सब की जगह आने का मतलब क्या है, आर इक्विवेलेंट बोला जाता है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो इक्वल है किनके, उन सब के कॉम्बिनेशन के, है ना। तो ये जितने रजिस्टर लगाए हैं इन सब की जगह कौन काम कर सकता है, अकेला आर इक्विवेलेंट, है ना। तो बस लगा दीजिए सर्किट में, इसका मतलब इस सर्किट को किस तरीके से बन जाएगा, मैंने क्या बोला कि क्या हटाना है भाई, सारे रजिस्टर्स हटाने हैं, मैंने नहीं बोला कि वोल्टेज सोर्स हटाना है, क्या ऐसा बोला कि वोल्टेज सोर्स हटाना है, वोल्टेज सोर्स सेम रहेगा, इसका मतलब फिर इसकी वोल्टेज भी क्या रहेगी, सेम, और इन सब की जगह क्या लगाया मैंने, आर इक्विवेलेंट। आप इस सर्किट के लिए, जो सर्किट बी है हमारा, और वो सर्किट क्या था ए, बी सर्किट के लिए मुझे ये बताइए ओम्स लॉ क्या होगा, तब भी यहां से कितना करंट निकल रहा होगा, आई, क्योंकि हमने वोल्टेज सोर्स थोड़ी बदला है, तो वही सेम करंट किसके थ्रू जा रहा होगा, आर इक्विवेलेंट के। तो इसके लिए ओम्स लॉ बताइए क्या होगा, बिल्कुल V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो यहां से V बाई आई क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट। तो इस वैल्यू को क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड से ये V बाई आई की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, समझ गए। तो क्या लिखे वहां पे, ये रही इक्वेशन 2, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूं, बिल्कुल एकदम से आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हुआ, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं सीधे सीधे, जो आर इक्विवेलेंट होता है सीरीज में क्या होता है वो, बिल्कुल एकदम से कि इन सीरीज, है ना, आर इक्विवेलेंट इज द सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स, जितने रजिस्टर्स सीरीज में होंगे उन सब के सम को बोला जाता है आर इक्विवेलेंट, समझ रहे हैं आप। तो आपको जितनी इक्वेशंस बीच में आई हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। पहली इक्वेशन कौन सी आई हुई है, v सबका सम होता है, दूसरी v1 जब आप निकाले तो v1 इज इक्वल टू होता है आई आर वन। कभी कभी ये भी यूज करना पड़ सकता है, आपसे बोले पहले रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, तो पहले रजिस्टर के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज आती है, v1, तो v1 इज इक्वल टू आई आर वन करके आपको निकालना पड़ेगा। या आपसे बोले कि पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या है, इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना है, या फिर कौन सा जो इक्वेशन थर्ड आई थी अभी अभी, तो ये भी लगाना पड़ सकता है। अगर टोटल वोल्टेज टोटल करंट दे रखा है और इक्विवेलेंट पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, समझ रहे हैं आपकी नहीं, तो ये फॉर्मूलेज आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से है, ये आपका एक रजिस्टर है 2 ओम, ये आपका 5 ओम, और ये आपका हो गया आपका 8 ओम, और आपसे पूछे यहां, यहां जो है ना वो 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो बताइए सर्किट में कितना करंट है, आई, बताओ तुम में से कौन बता सकता है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, सिंपल एकदम से, सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक, क्या पूछा है बताइए, आई, बताओ क्या करें,
बताइए, जल्दी बताएं, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? तो इन सबका सम किसके बराबर होगा? तो आर इक्विवेलेंट बराबर किसके? 2 प्लस 5 प्लस 8 कितना आ जाएगा? क्या? क्योंकि वो भी तीनों किस में है? ओम में, तो ये भी क्या आएगा? ओम। ठीक है, अब ये तो आ गया आर इक्विवेलेंट। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर इक्विवेलेंट। V दे रखा है कितना? 20। I क्या करना है? फाइंड आउट। आर इक्विवेलेंट कितना? 15। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 अपॉन 5 फोर जा 5 3 जा, तो कितना आ गया? करंट है तो किस में आएगा? जब सारी यूनिट्स किस में है? एसआई में है। बैटरी किस में है? वोल्ट में है। और रजिस्टर किस में है? ओम में है। तो करंट भी किस में आएगा? एम्पियर में। याद रखना एक चीज और, अगर आपका जो आर इक्विवेलेंट है, या रजिस्टर R1 हो या रजिस्टर R2 हो, इनमें ये सब किलो ओम में हो। किलो ओम मतलब किलो ओम मतलब रेसिस्टेंस की बड़ी यूनिट। जैसे ग्राम छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा होता है, तो आपका ओम छोटी यूनिट है और किलो ओम बड़ी यूनिट है। जब आपका रेसिस्टर आर इक्विवेलेंट हो, R1 हो, R2 हो, ये किस में हो? किलो ओम में हो, तब आपका जो करंट आता है वो किस में आता है? मिली एम्पियर में। किस में आएगा? मिली एम्पियर में। याद रखिए, वैसे एम्पियर में आएगा, अदरवाइज अगर ये आपकी किलो ओम में है तो करंट किस में आएगा? मिली एम्पियर में आएगा। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको रजिस्टर्स किलो ओम में दिए हुए, पहले उनको ओम में बदल लीजिए। तो ओम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? किलो ओम का मतलब क्या है? किलो ओम 1 किलो ओम किसके बराबर? 10 की पावर 3 ओम के बराबर। तो आप किलो ओम को ओम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए भाई? ठीक है, अब बताइए मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ बी क्या होगा? हाँ पी, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे दिखाएंगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को? पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से दिखाया गया है? अगर एक रेजिस्टर क्या है हमारे पास? क्या है? दूसरा रजिस्टर क्या है? और तीसरा रजिस्टर? और कोई भी है? आर एन। और इन सबको हम क्या कर दें? एक कॉमन पॉइंट पे सबकी लैग इधर जोड़ दें, और एक कॉमन पॉइंट पे सबकी लैग इधर जोड़ दें, और उस दोनों कॉमन पॉइंट को किससे जोड़ दें? वोल्टेज सोर्स से, वी से। अब ध्यान से देखिए, इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से 2 या 3 वायर, पहले सिंगल वायर हो उसके बाद 2-3 वायर जुड़ जाती है यहाँ आगे, उसको क्या बोला जाता है? जंक्शन। तो जैसे ही ध्यान से देखिए, ये कितना वोल्ट है? V। तो इसके पॉजिटिव जो आपकी प्लेट है, यहां से कितना करंट निकलेगा? यहां जाने के बाद करंट क्या हो जाता है? तो यहाँ I1 आएगा, और यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ सिंपल बात हुई, इसके और इसके बीच में वोल्टेज क्या रहेगी अब की बार? सेम। तो वोल्टेज पैरेलल में क्या रहती है? सेम रहती है। और कौन डिवाइड होगा अब की बार? करंट डिवाइड होता है। इसका मतलब आप सिंपल इक्वेशन सब की बार लिख सकते हैं। अगर आपसे यहां लिखवा जाए पहला नोट, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट नोट क्या है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस द ऑल रजिस्टर्स विल बी सेम। लिख देंगे? नहीं लिख सकते क्या? दिख रहा है ना वो तो सीरीज में ही, कि पैरेलल जो होंगे वो सेम होंगे। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है, और सारी लैग कहां लगी हुई है? उन दो पॉइंट्स पे ही। वही तो हो रहा है यहाँ। अरे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और सब रजिस्टर्स भी तो इन्हीं इन्हीं पोटेंशियल्स पे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे हैं। इसका मतलब इन सारे रजिस्टर्स पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज, क्या आपका डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है। तो मैं क्या लिखूं? सीधा सीधा I इज इक्वल टू किसके बराबर? नहीं लिखा जाएगा ऐसे। I ही है जो I1 I2 I3 और IN में बटा है। इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ ऑल द करंट
पासिंग थ्रू द रेसिस्टर्स। तो इसे क्या मान लूं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब ध्यान से देखिए, पहले रजिस्टर के लिए फॉर फर्स्ट रजिस्टर, पहले रजिस्टर के लिए क्या होगा, जल्दी लिखवाएं आप अब की बार। ओम्स लो, V इज इक्वल टू कितना, I1 R1, है ना, यानी कि इसका मतलब I1 इज इक्वल टू कितना, V अपॉन R1। ऐसे ही I2 इज इक्वल टू कितना, V अपॉन R2, क्योंकि आपका वोल्टेज तो सबके अक्रॉस क्या है, सेम, तो इसलिए V अपॉन R3। और इसी तरीके से क्या लिखा जाएगा, IN इज इक्वल टू V डिवाइड बाई RN। और इन सब वैल्यूज को कहां पुट करें, पुट क्या करें भाई, पुट ऑल दीज वैल्यूज किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा बताइए, I इज इक्वल टू कितना, V अपॉन प्लस V अपॉन प्लस VN अपॉन R3, V अपॉन RN। सब में क्या कॉमन है, V, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में R3 और साथ में कौन, 1 अपॉन RN। V यहां है मल्टीप्लाई में उधर जाके, तो किसके बराबर होगा, और आगे, ठीक है। इक्वेशन क्या नाम दे ले इसको, अब फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि मैं पैरेलल के सारे रजिस्टर्स को हटा के अगर उनकी जगह क्या रख दूं, एक रजिस्टर, और उसे एक रजिस्टर को क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि वो सब रजिस्टर्स का काम कर सकता है। तो कैसे दिखेंगे सर्किट में, जल्दी बताइए भाई। इन सबको रिप्लेस कर दो, इन सबको रिप्लेस करके इनकी जगह क्या रख दो, केवल एक रेसिस्टर, और वो एक रेसिस्टर इन सबका काम कर देता है, इसलिए उसका नाम है आर इक्विवेलेंट। कौन आ जाएगा सीरीज में, किसके साथ सीरीज में आ जाएगा, सीरीज का मतलब है रजिस्टर रजिस्टर का सीरीज होना चाहिए। तो अकेला रजिस्टर है तो केवल उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई हो रखी है, वो किसी के साथ सीरीज में नहीं है। हाँ, अगर इस पे आप एमीटर जोड़ देते हैं तो वो एमीटर के सीरीज में है, क्योंकि एमीटर रजिस्टर के सीरीज में है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन ये किसी अदर रजिस्टर के सीरीज में नहीं है। तो ये तो अकेला रजिस्टर है, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते किसी के पैरेलल में, है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बाकी मैंने कहा बाकी सर्किट क्या रखे, अरे बाकी सर्किट क्या रखे, सेम, केवल इन सब रजिस्टर को हटा के क्या लगा ले, आर इक्विवेलेंट। ये वोल्टेज कितनी है, V, तो अब तो करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जंक्शन से और कोई वायर नहीं जा रहा है, एक ही वायर है, एक ही करंट है, तो इसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा, I। तो इसके लिए ओम्स लॉ वही सेम होगा, V इज इक्वल टू कितना, I आर इक्विवेलेंट। तो यहां से आपका जो क्या आएगा, I अपॉन V 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि मुझे इक्वेशन 2 में I अपॉन V चाहिए, V अपॉन I नहीं चाहिए। तो जो हमें एक्सप्रेशन में चाहिए हम उसी तरीके से मॉडिफाई करेंगे इक्वेशंस को। तो हमने मॉडिफाई कर लिया, I अपॉन V किसके बराबर, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के। ये इक्वेशन कितना, थर्ड, और थर्ड इक्वेशन से I अपॉन V की वैल्यू किस में रख लूं मैं, इक्वेशन सेकंड में। तो I अपॉन V की जगह अभी क्या आया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके, ये होगा हमारा आर इक्विवेलेंट व्हेन रेसिस्टर्स आर अटैच्ड और कंबाइंड इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर रजिस्टर होंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट निकालना है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3 और अब तो जितने भी हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा, यहाँ करिए बैठ के, अभी 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 बताएंगे आप। ये एक रजिस्टर है, ये 3 ओम का है ना, और इसके साथ आपने 6 ओम को इस तरीके से रखा हुआ है, 6 ओम को, हाँ। तो बताइए इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी बताएं।
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, जल्दी बताएं। 1 मिनट है आपके पास, पूरे 60 सेकंड। हम्म 1/2, 1/2 क्या, बस 1/2 खाली ओम, क्या होगा बताइए। 1/r इक्विवेलेंट आ गया, किसके बराबर, 1/3 प्लस में कितना 1/6, तो यहां से 1/r इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 क्या ले लेंगे एलसीएम, यहाँ कितना आएगा 2 और प्लस यहाँ कितना 1, तो कितना आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब 1 बाई कितना, तो 1/2 1/r इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ तो बस फिर वही तो लिखना था, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग, आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं सेकंड, जल्दी बताइए मुझे करके। 5 ओम, 15 ओम, आगे भी है ये रजिस्टर ऐसे, 3 ओम, 10 वोल्ट। ये बताइए कि इसका जो आई है वो कितना है, मतलब यहां से जो आई निकल रहा है टोटल करंट वो कितना है, और आर इक्विवेलेंट कितना है, बताइए जल्दी से, ये रहा आसान है ये भी। बताइए भाई क्या आया आंसर, कुछ आया है क्या। पैरेलल वाले का नहीं, मैंने जो पूछा है वो बात का जवाब दे, मुझे चाहिए आई और आर इक्विवेलेंट, मुझे पैरेलल सीरीज नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे चाहिए इसका आंसर कि कैसे करना है आपको। दो किसमें लगे हुए हैं पैरेलल में, और एक किसमें लगा है सीरीज में, तो बस इन दो का पैरेलल निकाल के उसको सीरीज वाले के साथ ऐड करना है, वो आर इक्विवेलेंट होगा। जल्दी करें, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें से और एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये सबसे आसान वालों में से एक है। क्या आया हुआ है 7/15, 7/15, तुम्हारा क्या आया भाई पीछे, क्यों नहीं किया, पहले ही पता है तुम्हें। देखिए भाई ध्यान से देखिए, जब हम ऐसे निकाले ना तो इसको बोले R1 और इसको बोले, तो यानी कि R1 और R2 किस में है पैरेलल में, और इसको बोले क्या R3, तो R3 किस में है सीरीज में। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, भाई ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब
1/R12। 1/R12 का मतलब क्या है? 1 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/R12 किसके बराबर होगा? 1/5 और 1 अपॉन कितना? 15। तो बताइए कितना आएगा? 15 यहाँ आ जाएगा, 3 प्लस कितना? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4/15। इसका मतलब 1/R12। तो R12 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15/4। और इसके साथ R3 किसमें है? बिल्कुल एकदम से, तो इसमें R3 जोड़ दो, तो वो टोटल क्या बनाएगा? R इक्विवेलेंट R12 R3 के साथ किसमें है? सीरीज में। सीधी सीधी बात है। R12 का मतलब है 1 और 2 का जो अभी अभी कॉम्बिनेशन निकाला था पैरेलल वाला, वो। इसके मतलब सीधा मैं अगर सर्किट पे जाऊं, इन दोनों को रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा? R12। तब आपको R12 किसके साथ नजर आएगा? R3 के साथ। किसमें? सीरीज में। तो उसको जोड़ दो साथ में, फिर क्या होगा आपका? सीधा सीधा है। कितना आ जाएगा भाई? 15 अपॉन कितना? 4, और प्लस में कितना? 3, तो कितना आएगा? 27, और अपॉन में क्या? 4। यही तो आएगा एलसीएम लेके, बस। तो यही आर इक्विवेलेंट है। तो वो सारे ओम में है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? ओम में होगा। और आगे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा बताइए? 6 पॉइंट कितना? बताइए, जल्दी बताए। 6 पॉइंट कितना? आगे बढ़िए। आई बताइए क्या आएगा? अरे आई इज इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये तो पढ़वाया था आपको अभी अभी। आई इज इक्वल टू टोटल करंट जो आई होता है या करंट आई होता है, इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना दिया हुआ है सर्किट में? 10 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना था अभी अभी निकाला आपने? 6.7, या फिर कितना? 27/4। तो ये आपका करंट होगा आई। तो आई किसके बराबर आ जाएगा? 40/27। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा 1.6, 1.5, 1.4, वहां आप लिख दीजिए। और करंट है तो किस में आएगा? एम्पियर में। समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, कर लेंगे इनको। आगे लिखिए फिर जो नई हेडिंग है आपकी। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इंपॉर्टेंट लिख ले इसको भाई। क्या लिख ले? इंपॉर्टेंट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स, जूल्स का मतलब क्या है? साइंटिस्ट है, उसका हीटिंग इफेक्ट। हीट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से टेम्परेचर या एनर्जी का बाहर निकलना, हीट उसको बोलते हैं। एनर्जी एक तरीके की है ना, हीट, टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिए क्या कहा। जूल ने बोला कि अगर कोई एक वायर है ना, कोई कंडक्टिंग वायर है पर्टिकुलर टाइप का, क्या है भाई आपके पास एक, और उससे आप किसी पर्टिकुलर टाइम टी तक कितना करंट फ्लो कराते हैं? कितना करंट? आई। तो ये जो आपका वायर है, ये आपको हीट एनर्जी देने लगता है। क्या देने लगता है? हीट एनर्जी एमिट करने लगता है। आपने देखा होगा जब हम, जैसे हीटर देखा आपने, हीटर के वायर से जैसे ही क्या जाता है? करंट जाता है, तो वो बाहर की तरफ रेडिएशन हीट नहीं देता? क्या सब वायर देते हैं? सब देते हैं, लेकिन कितना क्वांटिटी में दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। सपोज करिए एक बहुत ज्यादा दे रहा है और एक बहुत नेग्लेजिबल दे रहा है, तो जो बहुत ज्यादा दे रहा है उसको इस एप्लीकेशन का हिस्सा माना जाएगा, और जो बहुत कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो इस पर्पज से नहीं किसी और पर्पज से यूज करना है। समझ रहे हो? अब देखिए ध्यान से, पर्टिकुलर मटेरियल जो क्या करे, जिससे अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हीट का फ्लो कराया जाए, ऐसा कराया जाए कि इससे हीट का फ्लो कराया जाए, तो वो मटेरियल या वो कंडक्टिंग वायर क्या करता है? हीट या एनर्जी एमिट करता है। समझ रहे हो कि नहीं?
तो अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट व्हेन वी पास ए कांस्टेंट करंट और पास ए current through a conductor for a particular time, it emits energy, it's emit energy। और वो जो एनर्जी की वैल्यू होती है, वो एनर्जी आपका जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट आप फ्लो करा रहे हो उसके स्क्वायर के। और वो एनर्जी जो आपकी प्रोपोर्शनल होती है वो होती है उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस के। वो कंडक्टर जो आपने लिया है कि वो उसका रेसिस्टेंस कितना है, और वो एनर्जी प्रोपोर्शनल है कि कितने टाइम तक आपने करंट का फ्लो कराया है। भाई जितने टाइम तक आप करंट का फ्लो कराते रहेंगे एनर्जी उतनी क्या होती रहेगी, एमिट होती रहेगी। जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देते हो हीटर का तो तुरंत एनर्जी एमिट होनी क्या हो जाती है, बंद, एकदम से लो जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब अब एनर्जी एमिट नहीं हो, समझ रहे हो। तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। आप 10 मिनट चलाते हो, 20 मिनट करंट पास करते हो, 1 आवर 2 आवर जितनी देर तक भी आप पास करते हो, इसका मतलब जो एनर्जी है H वो प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, साथ में किसके, आर के, और साथ में किसके, टी के। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आएंगे, वो कांस्टेंट आपका यहाँ क्या है, 1, क्या रहेगा 1। इसका मतलब आप H को डायरेक्ट ही लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर आर टी, दैट इज माई हीट एनर्जी विच इज रिड्यूस या एमिट बाय ए कंडक्टिंग वायर और बाय जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट में जितनी एनर्जी आपकी यहाँ एमिट हो रही है वो कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू जूल्स थ्योरी या जूल्स हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट, वो है आई स्क्वायर आर टी। याद रखेंगे फॉर्मूला, याद रह जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद इसको फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से। भाई V इजिकल टू कितना होता है, आई आर। जो करंट आप फ्लो करा रहे हैं क्या बिना वोल्टेज सोर्स के करा रहे हैं, नहीं, कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स है, उसका वोल्ट कितना है V, तो V इजिकल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर ले, आपका I को रिप्लेस कर दे किससे, V बाई, भाई I इजिकल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो रखिए वहां क्या आएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू में R इंटू टी, आर की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो H इजिकल टू किसके बराबर आएगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। ये हमारा नया फॉर्मूला हुआ। अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो ऐसे निकालनी है एनर्जी, और अगर आपको वोल्टेज और रेसिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो ऐसे निकालनी है। अब आप देखिए थर्ड फॉर्मूला, H इजिकल टू आपका बनेगा V आई टी। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर क्या दे रखा है, वोल्टेज, करंट और टाइम दे रखा है तो V इजिकल टू जो H इजिकल टू होगा वो V आई टी होगा। और एनर्जी है ना, एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या है भाई, एनर्जी यानी कि वर्क एक तरीके का। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट है ना, इसने अपने ही नाम पे दे रखी है। ये भी जूल्स एक साइंटिस्ट है ना, तो उन्होंने अपने ही नाम पे दे रखी है किसकी यूनिट, एनर्जी या वर्क की यूनिट। तो क्या होगी, जूल। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले होंगे, इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे आपसे बोले कि एक हीटर है, क्या बोला, एक हीटर है, उसको 220 वोल्ट से और साथ में उससे जाने वाले जो करंट है वो 5 एम्पियर है ना, कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। तो बताइए उससे कितनी एनर्जी एमिट होगी, बताइए कितनी होगी। क्या दे रखा है, V दे रखा है 220 वोल्ट, करंट दे रखा है कितना 5 एम्पियर, और टाइम दे रखा है T कितना 30 मिनट। लेकिन आप 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में, तो 30 इंटू कितना 60, तो ये जो भी आएगा आपका सेकंड। ठीक है, समझ रहे हो नहीं। तो उसके बाद यानी कि आपको टाइम किस में रखना है, सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड ही उसकी SI यूनिट है। उसके बाद आप लिखेंगे H इजिकल टू कितना, V आई टी। तो ये क्या होगा, V कितना 220, I कितना 5 और T कितना, बस। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतने क्या, इतनी एनर्जी वो एमिट कर रहा।
समझ रहे हो, ये सिंपल्स में आता है। ठीक है, जो बचे हुए हैं ना इसके टॉपिक वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। क्या क्या बचा हुआ है? इलेक्ट्रिक पावर बचा हुआ है आपका, इलेक्ट्रिक पावर और एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट, और एक बचा होगा कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, और उसको ना न्यूमेरिकल करवाते हुए ही आपका करवा देंगे। ठीक है,